हेलो दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन होता है सराउंडिंग द चार्ज वेयर इफ यू प्लेस अनदर चार्ज पार्टिकल इट विल एक्सपीरियंस सम कूलम फोर्स। ओके, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को भी स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पर हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट सोर्स चार्ज उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और जिसे हमने कैलकुलेट किया था E इज इक्वल टू के इंटू दैट पर्टिकुलर सोर्स चार्ज। मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू इज द सोर्स चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, और कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है एट डिस्टेंस आर, तो उसका स्क्वायर। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसे हमने कैलकुलेट किया था। लास्ट में हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर में देखा था कि प्रैक्टिकली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम बैटरी की हेल्प से, जहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आज का ये जो लेक्चर है दिस इज़ वेरी स्पेशल लेक्चर, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा फोकस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर जिसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, उसे समझने पर। एक बार अगर ये हो जाता है तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हम बात करेंगे गॉस लॉ की। अब ये जो गॉस लॉ है यहाँ पर हम बेसिक गॉस लॉ समझेंगे, और उसके बाद जो ट्वेल्थ का सिलेबस है उसका स्टार्ट ही होता है गॉस लॉ के अप्लीकेशन से। तो जैसे ही गॉस लॉ शुरू हो जाएगा मान लीजिए कि हमारा ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी जिसे कहा जाता है, वो बेसिकली क्या है। तो कल हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास ना कोई एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ चार्ज, इसे मैं प्लस क्यू चार्ज कह रहा हूँ। ठीक है, सो आई टोल्ड यू इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर कि ये जो कोई भी चार्ज होता है ना वो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, ऐसा रीजन होता है जहाँ पर कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस पर क्या लगता है, कूलम्स का फोर्स लगता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ड्राइंग्स बनाते थे। फॉर एग्जांपल अब ये अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे हम आउटवर्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। और अगर मान लीजिए कोई मेरे पास निगेटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसे इनवर्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। बट बेसिकली ये लाइंस होती क्या है, तो एक्चुअली याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस है, इसे हम देख नहीं सकते। बट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उसके इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए लाइन का ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ना डेफिनेशन या फिर कह लीजिए एक जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वहाँ पर हम आते हैं, और फिर इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर इमेजिनरी लाइंस और इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर imaginary curves drawn in such a way, drawn in such a way that tangent drawn, tangent drawn to any point of which gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point, at that point। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये इमेजिनरी कर्व्स है। ठीक है, और ये ऐसे कर्व होते हैं कि जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, और मैं इस कर्व से उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब मान के चलिए एक पॉइंट लेता हूँ मैं, ये पॉइंट ए है।
इस ए पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरीके से, सो दिस टेंजेंट, अलग कलर से बताता हूं, so this particular tangent shows that the direction of electric field at this point is like along the tangent. वही अगर ये एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट बी, और पॉइंट बी को अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस. सो मतलब दीज आर इमेजिनरी कर्व्स एंड टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑफ विच विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर समझने वाली बात एक क्या है, अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी एक पॉइंट पर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम का चार्ज है, और हमेशा हम उसे टेस्ट चार्ज के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो एक पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम का चार्ज होता है. ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज 1 कूलम. टेस्ट चार्ज के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इट इज पॉजिटिवली, टेस्ट चार्ज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इट इज 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को, इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को आप ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग रखोगे, तो हर पॉइंट पर अगर यहाँ पे रखते हो तो दिस विल बी ड्रिफ्टेड लाइक दिस, यहाँ पर रखोगे तो टेंजेंट के अलॉन्ग यहाँ पर ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पर रखोगे तो इस तरीके से वो ड्रिफ्ट होते जाएगा. और जैसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रोफाइल है, अलॉन्ग द सेम प्रोफाइल ये चार्ज भी क्या होगा, आगे फोर्स से मूव होता जाएगा. ठीक है, सो दीज आर योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, एज वी हैव सीन कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और अगर निगेटिवली चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं. अब ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को एक एक करके स्टडी करते हैं. अब ये जो प्रॉपर्टीज है, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएगी, तो उसमें से देखना होता है भैया रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट क्या है. तो ऐसे केस में प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेना काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो चलिए अपन क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं. अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, टेंजेंट ड्रॉन एट electric field lines represents the direction of electric field that we have seen earlier as in the form of definition of electric field line या electric force line. ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं. चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज एट दैट पॉइंट. मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, जो स्पेस में इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं. अब हम ना दो रीजन कंसिडर करते हैं. दिस इज लेट्स से रीजन ए, this is my region A, and let's say this is region B. So we can clearly see here that more number of electric field lines or the crowded region of electric field lines is observed at point B, whereas at region A the electric field lines are widely spaced. तो हम यहाँ कहेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, वेयर देयर इज अ क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो उन्होंने कहा है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बी रीजन की तरफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू स्मॉलर क्रॉस सेक्शन. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं. क्या कहता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज. एस्टरडे वी हैव ऑलरेडी सीन कि भैया पॉजिटिव चार्ज है तो वो टेस्ट चार्ज पर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाता था, कूलम फोर्स, और इसी कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आउटवर्ड बताते थे. वही अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस केस में उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट किया जाता था. इसी प्रॉपर्टी को कंसिडर करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनवर्ड ड्रॉ किया था. चलो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. इफ सपोज कैपिटल क्यू इज माई चार्ज एंड आई नीड टू फाइंड द इंटेंसिटी एट सर्टन पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द
source charge. Okay, so for this particular setup, electric field intensity was given as kq upon r square. What will happen if the r value is increases up to infinity? मतलब अगर r ही infinity हो जाए तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, E is equal to kq upon infinity का square is again infinity, and we know anything divided by infinity is zero. So यही उन्होंने कहा है कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी ऑल मस्ट रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड व्हाट डज इट सेज, if opposite charges are placed nearby, the lines of force, that is electric field lines, originated from positively charged object and terminated on negatively charged object. यहाँ पर देखिए एक ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो जिसके पास से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो आउटर डायरेक्शन में आएगी, और जो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर इस तरीके से दो चार्ज फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिए जाए तो पॉजिटिवली चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव चार्ज पर और जाके टर्मिनेट कहाँ पर होगी, निगेटिव चार्ज पर. ठीक है, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो सकती है फ्रॉम द स्पेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, तो वो कैसी जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ. अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई है पॉजिटिव चार्ज से, वो कभी लौटकर फिर से पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आएगी, मतलब वो लूप नहीं बनाएगा. एक बार फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी so it will travel in the space further and further, it will not be return back. चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या कहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ही ओरिजिनेट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से तो वो कभी रिटर्न अपने चार्ज पर नहीं आएगी, तो इस तरीके से वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी, वो लूप कभी क्लोज नहीं करेगी. सेम विल हैपन विथ निगेटिव चार्ज ऑल्सो. ठीक है, दैट यू शुड अगेन कीप इन माइंड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब मान के चलिए मेरे पास ना ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकल गई, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, तो ये जो दो फील्ड लाइन्स है दे विल नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो ना अगर लाइक चार्जेस है तो वो सिंपली रिपेल हो जाते हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं तो एक दूसरे से वो क्या हो जाएंगे, रिपेल होकर आगे बढ़ेंगे, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट. क्यों नहीं हो सकते, उसका अगर आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूँ. मान लीजिए ये पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फील्ड लाइन है और ये दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की फील्ड लाइन है. अब ये कॉमन पॉइंट हो गया, इस कॉमन पॉइंट को मैं पी मार्क कर रहा हूँ. अब हमने पहले डेफिनेशन में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलती है. अब अगर मैं पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आई हैव टू ऑप्शंस टू ड्रॉ द टेंजेंट, वन वुड बी लाइक दिस एंड अनदर वुड बी लाइक दिस. एंड वी नो कि भैया एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, उसके दो पार्ट्स थोड़ी बनेंगे. तो हम कह सकते हैं कि दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता है. हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट वी ऑल्सो शुड रिमेंबर. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस शो रिपल्शन. एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है और मान लीजिए पास पास मैंने दो निगेटिव चार्जेस ले लिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से जो आउटवर्ड जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे विल गेट रिपेल्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन दे विल नेवर इंटरसेक्ट. तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से वो रिपेल हो जाएंगे. चलो, और अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो उनकी तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, हाँ बिल्कुल इनवर्ड होते हैं, लेकिन दे विल ऑल्सो नॉट गेट इंटरसेक्ट एंड दे विल रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, रिपेल कर लेंगे. ठीक है, तो ये आप जो है इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से ध्यान में रखिए. चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या कह रहा है, for a uniform electric field, distance between electric field lines will always constant and electric field lines are parallel and equally spaced. मतलब स्पेस में कभी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाए, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलती है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने लास्ट के लेक्चर में रेफरेंस दिया था आपको दो प्लेट्स का,
जिसमें हमने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर ये प्लेट्स पर क्या हुआ था, मान लीजिए प्लेट ए है और अनदर प्लेट इज प्लेट बी। अब ए प्लेट पर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे केस में ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कहने का मतलब है कि यहाँ इस पर्टिकुलर स्पेस में कहीं पर भी आप अगर क्यू चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज, तो उसको उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम ही मिलेगी जहां पर भी वो चार्ज रहेगा। यहाँ पर रहता है तो भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड फील होने वाला है दैट विल रिमेन्स द सेम ओवर द एंटायर सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उसे बताने के लिए हम क्या कहते हैं कि उनके बीच के जो फील्ड लाइंस की स्पेसिंग होती है दैट स्पेसिंग is always constant and these electric field lines are parallel and equally spaced। तो उनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो पैरेलल होगी, इक्वली स्पेस्ड होगा। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने जैसे कहा था, अगर मान लीजिए कोई आइसोलेशन में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब वो जो पर्टिकुलर चार्ज है उस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नेवर बी सेम एट एनी पॉइंट इन द स्पेस एंड दस दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक एग्जांपल यहाँ पर नीचे है, आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए स्पेसिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डिफरेंट, स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट पी सेक्शन इज अगेन डिफरेंट। तो ये भी एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर इंटेंसिटी इज लार्ज। मतलब जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा मिलने वाली है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक रहेगी वहां पर स्पेसिंग भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है 10th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और नंबर ऑफ फोर्स लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द स्पेस। मान लीजिए यहाँ से ना इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, इस स्पेस से। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है इससे यहाँ आप देखोगे अगर तो इस पर्टिकुलर एरिया से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है दे आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया और सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है फ्रॉम दिस गिवन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द स्पेस। कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है which are perpendicular to the given area and that will represent the amount of electric field intensity। so ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ना उसके परपेंडिकुलरिटी पर भी डिपेंड करता है। इसे भी हम आगे अच्छे से समझेंगे जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर है और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहे हैं गिवन एरिया से तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिलती है उस पर्टिकुलर एरिया के पास। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं 11th नंबर का। क्या कहना है उनका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। अब ये क्यों पास नहीं होता है, इसे हम जब कैपेसिटर पढ़ेंगे ना तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या कंडक्टिंग मीडियम दोनों ही हम स्टडी करते हैं, वहां पे हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई कंडक्टिंग मीडियम है और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर आ रही है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर से उसके अंदर पास होने की कोशिश कर रही है, तो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी जो एक्सटर्नली आ रही थी उसको वो कैंसिल कर देता है। तो इस तरीके से मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती। लेकिन अगर यही कोई मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब इंसुलेटर वाला मटेरियल है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर मटेरियल से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है, कंडक्टर से पास नहीं होगी। ये एक और चीज आप अच्छे से याद रखना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। ठीक है, तो ये इसका जो बेटर एक्सप्लेनेशन है दैट वी विल सी लेटर। नाउ
Last characteristics it says that electric field lines are perpendicular to the surface of conductor. ये क्या कहना चाहते हैं? मान लीजिए मेरे पास ना कोई इस तरीके से कंडक्टर है, यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है आपको, ठीक है। अब इस कंडक्टर पर अगर मैंने ऐसे चार्जेस रखे हैं तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा उस पर्टिकुलर सरफेस को कैसी जाएगी? परपेंडिकुलर ही जाएगी, ठीक है। कभी वो किसी एंगल में सरफेस को पास नहीं करेगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए मेरे पास ऐसा एक सिंपल सा सरफेस में मार्क कर रहा हूँ, इस पर हम कुछ पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्जेस मार्क कर लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भैया यहाँ पर सभी चार्जेस रेस्ट में है, ओके। और रेस्ट में होने के बावजूद इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर नॉट परपेंडिकुलर सरफेस बट दे आर मेकिंग सम एंगल विद द सरफेस। तो ये सरफेस हुआ आपका, सरफेस के साथ उन्होंने कुछ थीटा एंगल फॉर्म किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने। अब देखिए अगर वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर होता, इसे मैं E1 कह रहा हूं, अगर E1 परपेंडिकुलर होता तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता विच शुड बी E1 कॉस ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर थीटा होता 90 डिग्री उस केस में, सो E1 कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाता था? 0। लेकिन अभी हमने क्या कहा है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ सर्टन एंगल से ट्रेवल हो रही है सरफेस को। अब ये जो थीटा है, दिस थीटा इज नॉट 90 डिग्री, इट इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो सरफेस को पैरेलल ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा? E इंटू कॉस ऑफ थीटा। एंड वी नो कि कॉस थीटा की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मान के चलिए कॉस ऑफ 60 डिग्री में ले रहा हूँ तो कॉस 60 डिग्री की कुछ सर्टन वैल्यू है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये क्या होगा? अगर ई का एक कंपोनेंट यहाँ पर, ये ई का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रैवल कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेबरिंग चार्ज है उसको अफेक्ट करेगी। तो नेबरिंग चार्ज भी मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रीवियस चार्ज दिस विल फोर्स टू मूव, और जैसे ये फोर्स करेगा तो ये चार्ज जो है वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा या फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। वैसे ही इस चार्ज की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेक्स्ट चार्ज को अफेक्ट करेगा, इस चार्ज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेक्स्ट चार्ज को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या हो गए? पूरे के पूरे चार्जेस मोशन में आ गए, और मोशन में आ रहा है और हम कह रहे हैं कि भैया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है, तो क्या पॉसिबल है? क्या बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। तो जब भी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की होगी तो याद रखना चार्जेस को अगर हमने स्टेशनरी कंसिडर किया है तो वो स्टेशनरी उसी केस में रह पाएंगे अगर उनका जो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देन ओनली चार्जेस कैन रिमेन स्टेशनरी एंड वी कैन स्टडी होल कॉन्सेप्ट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहां तक की बात अब आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अब चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने स्टडी किया है ना वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, ठीक है। कैसे समझते हैं? देखिए थोड़ी देर पहले ना हमने एक इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइंस है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहा था उस कैरेक्टरिस्टिक्स में? द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। और मैंने आपको बताया था देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो जहां से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा मिलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखकर इसकी सहायता से हम यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। मान के चलिए उसी फिगर की तरह ये एक रीजन है, ठीक है, ऐसा। इसके दो पार्ट है, दिस इज रीजन ए एंड दिस इज रीजन बी। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बी रीजन है, दिस रीजन पर्टिकुलरली, ये बी रीजन में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing per unit area, passing through that
एरिया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम जानते हैं एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, यही है हमारा फ्लक्स। यही क्या है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होती है कि कोई भी क्वांटिटी कितनी आ रही है या कितनी जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है उस पर्टिकुलर स्पेस से, वो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसे बताने के लिए हमने इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ किए थे। और यही कर्व्स क्या कहलाएंगे आगे, नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी क्वांटिटी बनता है फ्लक्स, उसी की क्वांटिटी क्या होता है, फ्लक्स। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जो गिवन एरिया से या गिवन स्पेस से पास हो रही होती है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए एक टेबल फैन है, होता है ना हमारे घर में टेबल फैन होता है। सो इस तरीके से मान के चलिए एक टेबल फैन है, और टेबल फैन जब चल रहा होगा तो वहां से क्या होती है, हवा आती है। अब हवा कुछ इस तरीके से बह रही होती है, सेंटर में हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा हवा मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फ्लो होता है विंड का। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ जाओ तो ये जो फ्लो होता है एयर का वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पज मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की है वो क्या बता रही है, लाइंस बता रही है कि ये ना ये फ्लो ऑफ विंड है या एयर का फ्लो है। तो कहाँ पर एयर का फ्लो ज़्यादा है, आप कहोगे सर ये मिडल एरिया जो है यहाँ पर एयर का फ्लो ज़्यादा है, और जो आउटर एरिया है यहाँ पर एयर का फ्लो कम है। कैसे पता चला, जो लाइंस ड्रॉ की है उनके नेचर से पता चला है कि नहीं। तो इसी तरीके से कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाइडली स्पेस्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी कम मिलता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा या कितना कम है वो तो हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैं इस बात पर मैं इसलिए भी जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि फ्लक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना कूलम फोर्स वो पर्टिकुलर सोर्स चार्ज एग्जर्ट कर सकता है, और ये जो उसकी स्ट्रेंथ है कि वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा वो हम बता पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर स्पेस से पास हो रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो बात है वो आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ में आ रही है कि फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, जब आगे आने वाले जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म से जब हम डील करेंगे तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। फिलहाल आपको जितना ज़रूरी है उतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके यूनिट को फाइंड करते हैं। थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यही तो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सो आई विल बी राइटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज phi, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is what, it is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या कर लिया हमने, ये जो एरिया वेक्टर है इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, electric field intensity and area are vector quantity, so they must be having some product and that product should be a dot product। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए उनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट वुड बी ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। अब कई बुक में क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा की जगह ई एस कॉस थीटा भी दिया है, जहां पर ई के बजाय मतलब एरिया के लिए उन्होंने क्या लिया होता है, एस लिया होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप चाहो ई ए कॉस थीटा ले लो या फाई इज इक्वल टू
ई एस कॉस थीटा ले लीजिए, एक ही बात है, चलेगा? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछूं तो क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए हम जानते हैं फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आपका फ्लक्स का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है। दूसरा आप हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, याद है आपको? सो वोल्ट पर मीटर, और अगर हम मीटर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है वोल्ट इंटू मीटर। दिस इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दो यूनिट है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। सो दीज आर टू एसआई यूनिट दैट वी हैव फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम ही यूज होता है। समटाइम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वोल्ट मीटर भी हमें लेना पड़ सकता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं मेरे पास ना स्पेस में एक छोटा सा एरिया है, लेकिन इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कुछ इस तरीके से। सो these आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that are passing through this area. So these are electric field lines, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने यहाँ पर कैपिटल ई से मार्क की है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एलिमेंटल एरिया ले लेता हूँ इस गिवन एरिया में। मान लीजिए ये है एलिमेंटल एरिया, ठीक है, और एलिमेंटल एरिया में ds से मार्क कर रहा हूँ। सो ds इज माई एलिमेंटल एरिया। तो हम जानते हैं कि भैया एलिमेंटल एरिया का भी एक एरिया वेक्टर होगा, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज ds। ओके, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या देखा था? कि फाई इज नथिंग बट इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और उसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या लिया था? ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो थीटा था, दिस थीटा वाज एंगल किसके बीच में? बिटवीन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर ये रहा होगा, और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल क्या था? थीटा था। अब हमने क्या कर लिया है, हमने ना एक कंप्लीट एरिया मार्क कर लिया था, वहां पे एलिमेंटल एरिया ds लिया है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब हमें चेक करना है कि अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट कैन बी पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल एरिया ds कितना होगा। तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ द टोटल एरिया इफ टोटल फ्लक्स इज फाई, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट विल बी पासिंग थ्रू द एलिमेंटल एरिया वुड ऑल्सो बी डी फाई। मैं ले रहा हूं इफ टोटल फ्लक्स passing through area A is phi, then flux passing through elemental area is d phi। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयर फोर डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ds। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई ds कॉस ऑफ थीटा। डी फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस ऑफ थीटा। एंड इफ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स पास करने के लिए हम क्या कहेंगे? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इस डी फाई को ही क्या कर लेंगे? हम इंटीग्रेट कर लेंगे। दैट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। बस याद रखना यहाँ पर मैं एक सर्कल मार्क ले रहा हूँ इंटीग्रेशन में। सर्कल मार्क क्या बताता है? इट इज सेज क्लोज लूप इंटीग्रेशन। मतलब जब ये ds का जो ये जो एलिमेंटल एरिया है ds, जब ये बड़ा होगा, मतलब इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जितना भी फैलेगा वो एक क्लोज लूप होगा, क्लोज कंटूर होगा उस एरिया का। मतलब इनडेफिनाइट नहीं होगा, उसको फाइनाइट बाउंड्री है उस एरिया को। तो इस तरीके से जब हम कोई क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर जिसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, अगर वो एक क्लोज सरफेस है तो वहाँ पर हम
क्लोज लूप इंटीग्रेशन यूज करते हैं, तो दिस सिंबल सिग्निफाई दैट एरिया गोना बी अ closed surface. Okay, so d phi is the amount of flux that will be passing through small area ds, and d phi का ही इंटीग्रेशन क्लोज लूप इंटीग्रेशन कहेगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. therefore I will be writing that total flux phi is equal to closed loop integration of E ds cos of theta, and believe me this is going to be the most important formula in coming lectures. okay, तो ये फॉर्मूला को आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, अपने नोट्स में भी लिख कर रखिए. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर फ्यूचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब फ्लक्स के ना हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं. पहला तो अगर टोटल एरिया और टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है वो अगर हमारे पास है तो फाई इज गिवन एज ई इंटू ए कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है. और अगर हमारे पास एलिमेंटल एरिया दिया जाए तो हमारे लिए वो फॉर्मूला बन जाता है फाई इज इक्वल टू क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. ई डी एस कॉस ऑफ थीटा. यहाँ पर आप अगर नोटिस करो तो दोनों ही केस में जो थीटा है, this particular angle theta, this is the angle between electric field intensity and area vector. ठीक है, अब देखो मैं दो केसेस इमेजिन करता हूं. पहली केस ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को. केस इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक एरिया वेक्टर है. ठीक है, सॉरी ये एक एरिया है और इसका इस तरीके से क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो कैसी पास हो रही है, तो इस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर पास हो रही है. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग. नाउ आई कैन सी इफ आई नीड टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स व्हाट आई विल हैव टू डू इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा. चलो ई का तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, एरिया का भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन थीटा कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0. मतलब हमें जो फाई मिलेगा वो डायरेक्टली क्या होगा 0 होगा. नो फ्लक्स विल पास थ्रू द गिवन एरिया, दैट वी कैन एविडेंटली सी हियर. सेकंड क्या है ऑप्शन, अब थीटा को मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ये कब पॉसिबल होगा, अगर मान लीजिए ये मेरा एरिया है, दिस इज माई एरिया, and let's say these are electric field lines that are passing through the given area. these are electric field lines. ठीक है, चलो अब हम जानते हैं एरिया वेक्टर सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर this particular area vector is running perpendicular to the surface but it is actually parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री हो गई है ना, जैसे हमने पहले बताया था. अब चलिए फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स इज वी नो ई ए कॉस ऑफ थीटा. चलो थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ई ए कॉस ऑफ 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो फ्लक्स है ये मैक्सिमम निकल कर आता है ई इंटू एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. एंड दस वी कैन से we have two cases, one wherein if the theta is 0 degree, that is area vector is parallel to the electric field lines, the amount of flux would be maximum, and if area vector is having perpendicularity with the electric field lines, then the flux is minimum. ओके ये बात आप अच्छे से याद रखना. चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिसके देखने के बाद हमें जो फ्लक्स से जुड़े कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से और समझ में आ जाएंगे. चलो एक न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ. चलिए इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है. क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन ऑफ द स्पेस इज गिवन एज 5i plus 4j minus 4k multiplied by 10 to the power 5 Newton per coulomb. Calculate the electric flux due to this field over an area of 2i minus j into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर. तो वेक्टर फॉर्म में हमें वैल्यूज दिए हैं और हमें पूछा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा. चलिए सॉल्व करते हैं. अब हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए. ठीक है, और हमें गिवन में दिया है ये जो वैल्यू दी है पूरी, यहाँ पर मैं मार्क करके रख रहा हूँ. दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू रिप्रेजेंट्स एरिया फील्ड वेक्टर. तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है, फाई ऑफ आई
प्लस 4 ऑफ जे माइनस 4 ऑफ के, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। डॉट प्रोडक्ट्स किसके साथ में है, 2 ऑफ आई माइनस जे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 टू द पावर 5 है और ये जो 10 टू द पावर 2 है, पहले उसको सॉल्व कर लेते। तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इज 10 टू द पावर 3। सो आई एम राइटिंग हियर 5 ऑफ आई प्लस 4 ऑफ जे माइनस 4 ऑफ के हैविंग डॉट प्रोडक्ट विथ 2 ऑफ आई माइनस जे इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ एंड आई एम राइटिंग इट एज 10 टू द पावर 3। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ इन दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद हो तो 11th में हमने अच्छे से देखा है। अगर कोई वेक्टर, फॉर एग्जांपल वेक्टर पी को मैं दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स आई प्लस पी ऑफ वाई जे प्लस पी ऑफ जेड के, एंड वेक्टर क्यू इज रिटन एज क्यू ऑफ एक्स आई प्लस क्यू ऑफ वाई जे प्लस क्यू ऑफ जेड के, तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू होता है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, ठीक है, ये होता है हमारा। सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं दो वेक्टर का। तो इसको सॉल्व करने के लिए पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू आर और पी जेड क्यू जेड का रूल लगाना पड़ेगा। चलो लगा लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ। तो इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, चलो लिखो। यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स क्या हो गया 5, पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स कितना है 2, तो हम लिख रहे हैं 5 इंटू 2, सो 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो दिस इज 10 प्लस जे कंपोनेंट क्या है, देखिए 4j दैट इज पी ऑफ वाई इज 4, पी ऑफ क्यू ऑफ वाई इज -1, सो ये आ जाएगा 4 इंटू -1 माइनस पी ऑफ जेड क्या है -4 और क्यू ऑफ जेड क्या है, कुछ भी नहीं है 0, तो -4 इंटू 0। तो ये आंसर क्या निकल के आ गया 10 -4। अभी इसे मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। सो 10 -4 और ये 10 टू द पावर 3 बच गया यहाँ पर। तो दिस इज 10 -4 10 टू द पावर 3। तो लास्ट एंड में क्या बच रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फ्लक्स की फ्लक्स का जो है वो फाइनल वैल्यू मिल चुका है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उन्होंने दिया है, दिस ई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई न्यूटन पर कूलम। अब आई क्या बता रहा है, आई बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है, अब हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, what is the flux of the field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए पार्ट, और ए पार्ट में हमसे बोला गया है कि हमें फ्लक्स फाइंड करना है कहाँ से, एक ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर का, और उस स्क्वायर का जो प्लेन है इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले रफली, ये मान लीजिए है वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे गिवन डेटा पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पर डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हो गया। अब यहाँ पर जो एरिया है देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, वहां से कितना, तो मैं क्या करता हूँ एरिया बना रहा हूँ जिसका प्लेन है, ये एरिया का जो प्लेन है, दिस पर्टिकुलर प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन,
हो गया। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन yz, दैट मीन्स इट मस्ट बी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ पर आप देखिए एरिया कितना होगा। एरिया अगर स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है तो स्क्वायर में एरिया कैसे निकालते हैं, साइड्स का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैसे लिया है हमने 10⁻⁻⁴, जिनको नहीं समझा है देख लीजिए। हमारे पास फिलहाल क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, तो 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर होने के कारण उसको स्क्वायर कर लिया, तो दिस इज 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चलो अब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ई का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3 इंटू 10⁻3, एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू cos थीटा कितना लेना पड़ेगा, cos ऑफ थीटा वुड बी 0 हियर बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सो आई एम राइटिंग cos ऑफ 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास क्या बचता है 300 इंटू 10⁻⁻1, और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। सो फाई कितना हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या फिर 30 वोल्ट मीटर। ठीक है, इतना हम आराम से इसको लिख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, what is the flux through the same square if a normal to its plane makes 60 डिग्री एंगल with the x axis। तो इसको ना थोड़ा सा हम इसमें ड्रॉ करते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर एज यूजुअल ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज माय x एक्सिस। x एक्सिस के अलॉन्ग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रैवल हो रही है, तो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है उसका जो प्लेन है वो प्लेन 60 डिग्री एंगल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। दिस इज माय एरिया, एंड यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा विच इज नॉर्मल टू दिस प्लेन विल मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कह दीजिए एक्स एक्सिस। अब इस केस में फाई अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, वी नो दैट फाई इज ई ए कॉस ऑफ थीटा, या ई एस कॉस ऑफ थीटा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ई की वैल्यू इज 3 इंटू 10⁻3, और एरिया की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 10⁻⁻⁴, और कॉस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इज 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री। चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 3 इंटू 10⁻3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4, और cos 60 कितना होता है, अगर हम देखें तो मुझे पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 1 ज़ा 2, दिस वुड बी 50, और 5 3 ज़ा 15, so this would be 150 into 10⁻⁻1, and thus we can say 15। so कितना फ्लक्स जा रहा है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, या 15 वोल्ट मीटर। ठीक है, so this is the amount of flux passing through that particular surface when it is tilted through 60 degree, or its normal is 60 degree through the horizontal axis or x axis। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी करते हैं।